गुस्सा अकल का दुश्मन है, वहशत का शहंशाह है। ऐसा बेरहम सौदागर है जिसके साथ सौदा करने वाला हमेशा घाटे में रहता है, कभी माल तो कभी जान का घाटा। और इसी गुस्से के कलम से लिखी जाती हैं अक्सर जुर्म कहानियां। आज की जुर्म कहानियों के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महम वसीम। आज की जुर्म कहानी में देखिए, तरबूज सस्ते या इंसान की इंसानियत। औरत के नाम पर औरत से ब्लैकमेलिंग। बीवी ने खाना ना दिया तो शौहर ने जान भी ले ली। हवा की 3 बेटियां गैरत की भेंट चढ़ा दी गई। लड़के का जिंदा जलना क्यों बना एक मौम्मा। जिंदगी फूलों की सेज है, कांटों का ताज कैसे बन जाती है। खुशियों का शादियाना है, मातम की सदाओं में कैसे बदल जाती है। क्यों ऐसा जख्म दे जाती है जिसका भरना वक्त के लिए भी आसान नहीं होता। इन सवालों का जवाब है कानून की कमजोरी। ऐसा मुआशरा जहां गली गली कातिल दंदनाते रहें और पुलिस वाले चैन की बांसुरी बजाते रहें, वहां ये सब होना मामूल बन जाता है। फैसलाबाद में भी यही कुछ हुआ। बेरहमों के टोले ने मौत का ऐसा खूनी खेल खेला, ऐसी सफाकियत दिखाई कि दिल सीने में फट जाए। जुर्म की ये कहानी लिखी गई खड़ियांवाला के करीबी गांव में, जहां फरजाना ने वाहक के साथ अपना ख्वाब नगर आबाद किया था। मगर दोनों के ताल्लुकात शुरू दिन से ही कुछ ज्यादा अच्छे न थे। छोटी छोटी बात पर बीवी से झगड़ा, मारपीट वाहक का मामूल था। फरजाना की जिंदगी अजाब बन चुकी थी। वो दुख भरे दिन काट रही थी। मायूसी के अंधेरों में अगर उम्मीद की कोई किरण थी तो वो थी इसकी नंद नसरीन। नंद हर दुख में भावच के साथ थी। वो जानती थी कि इसका भाई गलत कर रहा है, मगर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय भावच को दिलासा देने के। जालिमों के इस जंगल में एक तीसरा भी था जिसके दिल में इंसानियत का डर था, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत तो ना सही मगर उसे तस्लीम करने का हौसला रखती थी। और वो थी फरजाना के शौहर की रिश्तेदार खातून जहरा। मजलूमों का ट्राइका एक दूसरे के दुख दर्द का साथी था। तीनों फारिग औकात में हंस बोल लिया करती। नसरीन और जहरा फरजाना को खुश रखने के जतन किया करती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ तीनों की दोस्ती गहरी होती गई। तीनों यकजान और 3 गालिब थीं। एक हंसती तो तीनों हंस पड़ती, एक रोती तो तीनों उदास हो जाती। ये कहानी सच्चाई है जुल्म की एक भयानक कार्रवाई की, जिसने कयामत ढा दी। दुखों के इस माहौल में जिंदगी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मौत कहीं से ये सारा मंजर छिपकर देख रही थी कि कब उसे मौका मिले और वो अपना खेल खेल जाए। बहन की बीवी से दोस्ती वाहक को एक आंख न भाती थी। कई बार उसने नसरीन को मना किया कि वो फरजाना को ज्यादा लिफ्ट न कराया करे। प्यार से भी समझाया, गुस्सा भी दिखाया, मगर नसरीन न मानी। उल्टा भाई को ही भावच से रवैया बेहतर करने का मशवरा दे डाला। भावच की हिमायत पर वाहक अपनी बहन के खिलाफ हो गया था। इसके सीने में गुस्से का लावा पक रहा था और फिर ये लावा फट पड़ा। फरजाना और उसके शौहर में दूरियां खलीज बन चुकी थीं, मगर नसरीन और जहरा ने इसका साथ न छोड़ा। वो उसे अच्छे दिनों के आने की आस दिलाती रहीं, मगर अच्छे दिन न आने थे, न ही आए। हाँ, कहानी में एक भयानक मोड़ जरूर आ गया। वाहक के दिमाग में एक शैतानी मंसूबा पलने लगा जिसमें इसके 2 हमराज थे, एक जहरा का भाई और दूसरा उसका कजिन शाहिद। इन तीनों ने गुस्से और नफरत की इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी और निकल खड़े हुए घर से एक ऐसी मंजिल की जानिब जहां गुस्से और नफरत की चिंगारी आग बन गई। वाहक ने अपनी बीवी समेत तीनों खवातीन पर बदचलानी का इल्जाम लगा दिया। इसके इल्जाम में इसके 2 दोस्त भी शामिल थे। तीनों मुद्दई बने, खुद ही अदालत लगाई, खुद ही गवाह बने, खुद ही जज बने और खुद ही जल्लाद। ऐसे मौके पर जब फरजाना अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, वाहक अपने साथियों के हमरा वहां आ पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की कान फाड़ती आवाज से गांव लरज उठा और 3 जिंदगियों की आवाज इस शोर में कहीं खो गई। घर में एक नहीं 3 जनाजे रखे थे। सिर्फ इंसान ही नहीं,
दरो दीवार भी मातम कर रहे थे। यकायक सर उठाने वाले एक तूफान ने ऐसी कयामत ढाई थी, ऐसा जुल्म ढाया था कि खुशियों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा था। ये तूफान लिपटा हुआ था गुस्से और जुनून की काली चादर में, जो खुशियों को रंगता हुआ जब गुजरा तो पीछे छोड़ गया सिर्फ मातम के निशान। आंखों में सजे सपने टूट गए, हंसते बसते घर उजड़ गए। क्या कसूर था उस बूढ़े का जिनके बूढ़े कांधे 3-3 लाशों का बोझ उठाएंगे। मेरी जी बच्ची रोज की आई है और मेरा जवाई लैंड वास्ता मुंडा नाल ला के मार छड़ी। पुलिस वारदात के बाद मौके पर पहुंच गई, लोगों से पूछगछ भी की, मगर किसी नतीजे तक ना पहुंच सकी। अभी तो जो बातें आई हैं, ये औरतें भी हैं, कुछ से मैं भी मिला हूं, अपने तौर पर भी मैंने चेक करने की कोशिश की है। तो जो चीज अभी तक ये लोग बता रहे हैं वो तो यही है, गांव के लोग भी, कि इनकी असल वजह जो है रिश्ते का तनाजा नहीं है बल्कि बदचलनी है। पुलिस के मुताबिक फरजाना के शौहर वाहक को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 दीगर मुल्जिमान भी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। कानून वादा कर रहा है इंसाफ का, लेकिन ये वादा कब तक वफा होगा ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। वो कैसा मंजर होगा, क्या माहौल होगा। एक ही सहन में 3 लाशें गिरी होंगी। यकीनन एक लम्हे के लिए हर कोई सकते में आ गया होगा, सबके दिल धड़कना बंद हो गए होंगे। एक लम्हे को अगर सोचें तो आपकी भी रूह कांप जाए। 3 लाशें गिराने वालों ने अपने गुस्से को गैरत का नाम दिया। बेरहमों के टोले ने एक बार फिर हव्वा की बेटी को निशाना बनाया और एक बार फिर लिख डाली जुर्म कहानी। इंसान अशरफुल मखलूकात है, जमीन पर खुदा की सबसे खूबसूरत तख्लीक है, मगर जब भी इंसान इंसानियत छोड़ता है तो हैवान बन जाता है और फिर इस कदर गिर जाता है कि शैतान भी शर्मा जाए। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर जमीन तो जमीन, आसमान भी कांप उठे। बचपन, शरारतों और हंसी मजाक से भरपूर जिंदगी का दूसरा नाम। न दुनिया की कोई फिक्र, न ही गमे रोजगार। हसीन दिनों की ऐसी यादगार रहती जिंदगी में याद बनकर रह जाती है। लाहौर में भी ऐसे ही दोस्तों का टोला था। हंसी मजाक और तफरी गाहों पर जाना, यही इन दोनों का मशगला था। स्कूल की हर छुट्टी में दोस्तों का साथ और शुगल मेला ही इनका मामूल था। हर हफ्ते नया मकाम होता, दिन भर कयाम रहता, मगर सरे शाम ही ये लोग घरों को लौट जाते। उस रोज भी छुट्टी थी। दोनों दोस्त एक जगह जमा हुए और दिन की प्लानिंग शुरू कर दी। जाना कहाँ था ये इनके लिए दुश्वार हो चुका था, क्योंकि हर जगह हर मकाम वो घूम चुके थे। इस बार तफरी के लिए वो कुछ नया करना चाहते थे। तवील बहस के बाद आखिर उन्होंने फैसला किया निश्तर कॉलोनी की सब्जी मंडी जाने का। यही सोच के दोनों घर से निकले। कुछ ही देर में इनके सामने मंडी के नजारे थे और गप्पे लड़ाते ये दोस्त थे, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। ठेले वालों से छेड़छाड़ और दिल पशोरी करते काफी देर हो गई। आज का दिन तो यादगार साबित हुआ था। दिन ढलने को था, मगर वापसी का मन नहीं हो रहा था। लेकिन घर तो जाना ही था। ना चाहते हुए भी दोनों ने वापसी की राह ली। दोनों वापसी को मुड़े ही थे कि कुछ फल फरोशों ने उन्हें रोक लिया। कौन थे ये लोग और क्या चाहते थे? बच्चों की जबान पर सिर्फ यही सवाल था, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। बच्चों के लाख मजामत करने के बाद भी ये लोग उन्हें मंडी में वापस ले गए। दोनों बच्चों को घसीटते हुए ऐसे मकाम पर ले जाया गया जहां पहले से कई लोग जमा थे। फल फरोशों ने बच्चों पर तरबूज की चोरी का इल्जाम धर दिया था। अब तरबूज था, कोई अंगूर तो ना था जिसे जेब में छुपाया जा सकता था। बच्चे लाख रोए, लाख बिलबिलाए, तरबूज चोरी से इनकार किया, मगर फल वाले ये मानने को तैयार ही न थे। एक शख्स दावा कर रहा था कि उसने तरबूज उठाकर भागते हुए खुद देखा था। चोरी के इल्जाम में बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया गया। हर कोई आगे बढ़ता और बच्चों पर हाथ साफ करता। इस कहानी की मजीद तफसीलात जान सकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये है जुर्म कहानी। निश्तर कॉलोनी की सब्जी मंडी में जुल्म के निश्तर चलाए जा रहे थे।
फल फरोशों ने अपनी खुद साख्ता अदालत लगा ली थी और मासूम नन्हे बच्चों को कटहरे में खड़ा कर दिया था। और फिर वो लोग जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सजा सुनाने के लिए भी तैयार थे, एक भयानक सजा। फल फरोशों ने मारने पीटने के बाद इनके दोनों हाथ बांधे और बढ़े ना करके सब्जी मंडी के चक्कर लगवाने शुरू कर दिए। बच्चों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता रहा और कोई बचाने के लिए आगे न बढ़ा। फल फरोश के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इनका 9 उम्र साथी कभी बेबसी पर कहकहा लगाता तो कभी बच्चों की शर्ट खींचकर इनकी बेबसी का मजाक उड़ाता। बेहिस्सों का ये मजमा सूरत हाल को एंजॉय करता रहा, बल्कि कुछ लोग तो मोबाइल फोन्स पर वीडियो भी बनाते रहे। दिल दहला देने वाली ये वीडियो जब एक्सप्रेस न्यूज पर चली तो ख्वाबे खरगोश में सोए हुए पुलिस हकाम जाग ही गए और फिर बेहिस फल वालों को इनके किए की सजा भुगतनी पड़ी। पुलिस ने फल फरोश और उसके 3 साथियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। देखिए ये चेहरे, पहचानिए इन लोगों को। जुर्म करते वक्त और जुर्म का अंजाम करीब आते देखकर इनके चेहरों के तासुरात में जमीन आसमान का फर्क है। जिन चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी अब इन पर 12 बजे हुए हैं। डर और खौफ के साए हैं, तीनों ही मुंह लटकाए खड़े हैं। कल जो बच्चों की बेबसी का तमाशा देख रहे थे आज खुद बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं। बेहिस लोगों की शायद बोलने की हिस भी जवाब दे चुकी थी। उनकी आवाजें गले में अटक चुकी थी। कल तक जो जबानें उन मासूमों पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी अब उन्हें शायद सांप सूंघ चुका था। फल फरोश सलाखों के पीछे था। जब इनसे पूछा गया कि हाल कैसा है जनाब का तो इनके पास बोलने को कुछ न था। होया कि भाई मसला की होया दस दो होया की सी तू जवान यार तू दस दे। बच्चियां ने पता मैं नहीं की चोरी की कितना सी उन्होंने। और बेटा तू दस दे अगे आ गए बच्चे तू दस दे की होया कि ते फिर तुहानू फड़िया क्यों ने? ना तो अपना लगाया गया इल्जाम दोहरा सके ना ही अपनी सफाई पेश कर सके। हर बार सवाल दूसरे पर टालने की कोशिश, लाइल्मी का इजहार, यही कुछ हो रहा था। कानून का मजाक उड़ाने वालों के तोते उड़ चुके हैं। इनकी खामोशी एहसास से नदामत हो या कुछ और, मगर एक बात तो तय है कि बेरहमों को अपने किए की सजा मिलने वाली है। बीच सड़क पर अपनी अदालत लगाने वाले कानून की अदालत से बच नहीं पाएंगे। जुल्म की वीडियो इनके खिलाफ ऐसा सबूत है जिसे झुटलाना आसान ना होगा। शायद ये लोग भी इस बात को अच्छी तरह जान चुके हैं। मोहब्बत की शादी, आसमान के 2 सितारों का जमीन पर मिलन। प्रेम पुजारी हर हद से गुजर जाते हैं, जमीन के ठेकेदारों से अकेले लड़ जाते हैं। लाहौर की गलियों में परवान चढ़ी ये कहानी, एक प्रेम दीवाना था तो दूसरी प्रेम दीवानी, मगर इस प्रेम कहानी से जुड़ गई एक जुर्म कहानी। कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं, मगर इनका मिलन जमीन पर होता है। कहीं अजीज रिश्तेदार मिलाप कराते हैं तो कहीं ये काम खुद लड़का लड़की अंजाम देते हैं। खुद अपना जीवन साथी चुनते हैं और उसे पाने के लिए जमाने से टकरा जाते हैं। लाहौर की गालिब मार्केट के अनीस पर भी प्यार का यही जज्बा गालिब आ गया था। जिस लड़की को चाहा उसे अपना बना लिया, न जमाने की परवाह की, न मुखालफत करने वालों को खातिर में लाया, अपने सपनों का आशियाना बसा लिया। अनीस को उसका प्यार क्या मिला, उसकी जिंदगी में तो जैसे बहार आ गई। बीवी कहे दिन तो दिन, बीवी कहे रात तो रात, गर्ज इसका सारा जहां इसका प्यार ही था। प्यार की कश्ती के मुसाफिर समंदर के हर तूफान से निपटने के लिए तैयार थे, लेकिन उस तूफान से बेखबर थे जो इस कश्ती को डुबोने के लिए तैयार था। मामूल की जिंदगी शुरू हो चुकी थी, अलहदा संसार बस चुका था जहां तीसरा कोई न था। एक शाम पड़ोसी औरत ने देखा कि अनीस के घर का दरवाजा खुला हुआ था। मामला खिलाफे मामूल था, क्योंकि जब भी अनीस घर से बाहर होता उसकी बीवी घर का दरवाजा अंदर से बंद रखा करती थी। तशवीश होने पर मोहल्ले की औरतें घर में दाखिल हो गईं। अंदर जो मंजर था बड़ा ही दिल खराश था।
जिसको देखकर इन लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये लोग चीखती चिल्लाती खौफ के आलम में उल्टे पैरों बाहर निकल आईं। घर में एक लाश पड़ी थी, खून में लथपथ, बहुत ही दिलखराश मंजर था। लाश थी अनीस की जवां साला बीवी की, जिसे तशद्दुद के बाद बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। कातिल ने पहले इसका गला दबाया, इसकी सांसें इसी के सीने में कैद कर दी। जब इस बात से भी तसल्ली ना हुई तो सर पर आहनी हथौड़े के वार कर दिए ताकि बचने की कोई सूरत बाकी न रहे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। मकतूला का शौहर भी मौजूद था, गम से निढाल था, रो रो कर इसका बुरा हाल था। अंधे कत्ल की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी, लाश भी मौजूद थी, आलय कत्ल भी था, मगर पुलिस को तलाश थी कातिल की। तफ्तीशी एहलकारों ने घर का जायजा लेना शुरू किया, मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। गुत्थी उलझी हुई थी, वाकया पुरस्कार था जिसे पुलिस को सुलझाना था और कत्ल के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाना था। घर की तमाम चीजें तरतीब से मौजूद थीं, कुछ उलट पुलट न था, न ही कोई चीज गायब हुई थी। यानी ये बात तो साफ थी कि कत्ल डकैती के दौरान मज़ाहिमत का नतीजा नहीं है। पुलिस ने शक के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। पुरानी दुश्मनी, पसंद की शादी पर घर वालों की नाराजगी, पड़ोस की चपकलिश, कई सवालात थे जो पुलिस के दिमाग में चल रहे थे। इन सवालों का जवाब भी पुलिस को ही ढूंढना था। इस कत्ल में कुछ तो ऐसा था जो पुलिस को शक का दायरा ज्यादा दूर तक फैलाने से रोक रहा था। शक की सुई घूम तो रही थी, मगर हर बार एक ही जगह आकर ठहर जाती थी। कातिल ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि आसपास ही था। पुलिस को पता चला था कि कत्ल से एक रात पहले अनीस किसी बात पर नाराज हो रहा था, अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तू मैं का सिलसिला कुछ देर चलता रहा, जिसके बाद खामोशी छा गई। अनीस सुबह होते ही अपने काम पर चला गया और उसके बाद किसी ने इसकी बीवी को ना देखा। पुलिस को ये बात किसी और ने नहीं, उन पड़ोसियों ने बताई थी जो इस झगड़े के ऐनी शाहिद थे, जिन्होंने रात गए होने वाला शोर शराबा अपने कानों से सुना था। पुलिस का उसूल है कि वो शक आसपास के लोगों से ही शुरू करती है। मामला पुलिसरार देखकर पहले ही एहलकारों का माथा ठनका था और फिर पड़ोसियों के बयान ने शक को मजीद पुख्ता कर दिया। पुलिस ने अनीस को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी और फिर गुत्थी सुलझने में ज्यादा देर न लगी। पुलिस के दो हाथ पड़ने की देर थी। अनीस तोते की तरह बोलने लगा। इसने तस्लीम कर लिया कि वही असल कातिल है, इसी ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है। पहले दोपट्टे से इसका गला दबाया, बीवी कुछ देर तड़पी और बेसुध होकर गिर पड़ी। बीवी को मुर्दा देखकर भी अनीस के गुस्से की आग न बुझी। इसने हथौड़ा उठाया और सर पर वार कर दिया, जिसके बाद उसे खून में लथपथ छोड़कर वहां से चलता बना ताकि किसी को शक न हो सके। मगर झगड़ा किस बात का था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने मोहब्बत को नफरत में बदल डाला था? उस बेचारी का आखिर जुर्म क्या था जिसकी सजा में उसे मौत दे दी गई? अनीस ने बताया कि कत्ल की रात जब वो घर आया तो इसका मूड खराब था, सर पर कारोबारी टेंशन सवार थी। इसने बीवी से खाना मांगा, मगर बीवी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर खाना देने से इनकार कर दिया। यही बात झगड़े की वजह बनी और उसने बीवी की जान ले ली। अनीस पुलिस की हिरासत में है, अपने किए पर नादिम भी नजर आता है। कहता है जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, मगर अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। वैसे भी पछतावे का कोई आंसू उसके दामन पर लगे, खून के दाग धोने के लिए काफी नहीं। मदद मांगती है ये हवा की बेटी, मगर आखिर मदद मांगती भी है तो किससे? यहाँ तो जो मददगार था वही गुनहगार है। औरत उसी के जुल्म का तो शिकार है। औरत को पैर की जूती समझने वाले ऐसे कई किरदार हैं जो औरत को जीता जागता सांस लेने वाला वजूद नहीं समझते, जो औरत को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं और इनकार पर वहशियत की हर हद से गुजर जाते हैं। अगली जुर्म कहानी में क्या किरदार हैं और क्या हैं उनके कारनामे, ये देख सकेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये है जुर्म कहानी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दूसरी औरत आए
और उसकी जिंदगी में हिस्सेदार बन जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसा मौका आया है तो औरत तमाम हदें पार कर गई है, या तो उसने जान दे दी है या जान ले ली है। हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा समझा जाता है। औरत हर मैदान में बराबरी का हक मांगती है, मगर बदकिस्मती से इसकी ये ख्वाहिश अक्सर ख्वाहिश ही रह जाती है। कभी तशद्दुद इसका मुकद्दर बनता है तो कभी इस ख्वाहिश की कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ जाती है। बेहिस मुआशरा दावे तो करता है मगर वादे कम ही वफा होते हैं। मुल्तान में भी एक हवा की बेटी बनी ब्लैकमेलिंग का शिकार। ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी तलवार उसके सर पर हर वक्त लटक रही थी जो कब उसे परवार कर दे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इस ब्लैकमेलिंग ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन कर रख दिया था। ये कहानी है जतोई की रहने वाली शाहीन की। इस शाहीन को परवाज की आजादी न थी, ये ऐसे पिंजरे में कैद थी जिसे घर कहा जाता है। शाहीन के पर कुतरे जा चुके थे। जालिम सयाद कोई और नहीं, इसका शौहर करीम बख्श था। करीम बख्श का किरदार इसके नाम के बरखिलाफ था। ना तो कर्म करना इसने सीखा था, ना खता बख्शना इसे आता था। बीवी को बीवी समझता तो दूर, इंसान तक समझने का रवादार न था। शाहीन की जिंदगी जहन्नम से बदतर हो चुकी थी। खुशी किस चिड़िया का नाम है ये बेचारी भूल चुकी थी। ऐसी जिंदा लाश बन चुकी थी जिसके जिस्म में चंद सांसों के सिवा कुछ बाकी न था। सुबह हो या शाम, शाहीन की मुश्किल नहीं होती थी तमाम। शाहीन अपनी जिंदगी में होने वाले सलूक को किस्मत का लिखा समझकर बर्दाश्त किए जा रही, मगर उसे क्या खबर थी कि मसाइब का ये अंबार तो सिर्फ एक शुरुआत है। उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा भयानक मोड़ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मामूली सी बात पर मारना पीटना, गालम गलोच करना, बुरा भला कहना, ये तो करीम की आदत थी ही, मगर अब इसने शाहीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। कहता था वो इससे आजिज आ चुका है, या तो इसे तलाक दे देगा या फिर दूसरी शादी रचा लेगा। इसकी सौतन ले आएगा। सौतन एक ऐसा लफ्ज जिसे बर्दाश्त करना औरत के लिए नामुमकिन हो जाता है। शाहीन के साथ भी यही मामला हुआ। सब्र के घूंट पीने वाली शाहीन अब सब्र खो चुकी थी। पहले जुल्म और अब ब्लैकमेलिंग ने इसे जख्मी शेरनी बना दिया था। शाहीन शौहर के सामने डट गई, साफ कह दिया कि वो ऐसा ख्याल दिल में हरगिज ना लाए। वो शौहर का हर जुल्म सह लेगी मगर सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर करीम अपनी बात पे अटल था, वो ठान चुका था दूसरी शादी करने की। शौहर की धमकियां बढ़ती जा रही थीं। शाहीन ने अपने मैके वालों को सारी दास्तान सुनाई। अजीज रिश्तेदारों को कहा कि वो करीम पर दबाव डाले कि ऐसा जुल्म न ढाए। सबने मशवरा दिया कि वो शौहर से बात करे, उसे अपने तौर पर समझाए। और फिर एक दिन हिम्मत करके शाहीन ने जबान खोल दी। करीम की मिन्नत समाजत करने लगी, इसके पैर तक पड़ गई, मगर शौहर पर रत्ती बराबर असर न हुआ। इसकी बेबसी का मजाक उड़ाने लगा, अपने आप पर इतराने लगा। शाहीन शौहर को राम ना कर पाई, लाख दुहाई दी मगर उसके किसी काम ना आई। ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर थी, हाकिम नहीं बल्कि महकूम थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपनी किस्मत के लिखे को कबूल करने के। मगर शाहीन ने इस बार हिम्मत से काम लिया। आंसू बहाने के बजाय आंखों में कुछ कर दिखाने का आज़म भर लिया। किस्मत के लिखे को कबूल करने के बजाय किस्मत बदलने की ठान ली। शाहीन फरियाद लेकर थाना मीर हजार जा पहुंची। पुलिस को अपने साथ हुए सुलूक की तमाम रूदात सुना डाली। फरियाद की कि उसकी मदद की जाए। शाहीन की फरियाद थी कि शौहर को बिला इजाजत शादी से रोका जाए। ये हक उसे हमारे मुल्क के कानून ने ही तो दिया था और वो इस हक को इस्तेमाल करना चाहती थी। पुलिस शाहीन की आखिरी उम्मीद थी, मगर ये आस भी टूट गई। पुलिस ने गरीब की फरियाद ना सुनने की रविश बरकरार रखी। दुखियारी की फरियाद तो सुन ली मगर दाद रसी को ना आई। शाहीन ने कई बार थाने के चक्कर लगाए मगर यहाँ भी इसे कुछ हासिल वसूल ना हो सका। सारे दर बंद हो चुके थे, कोई आस कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। शाहीन के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उसे मार दे या फिर मर जाए, और शाहीन ने दूसरा रास्ता चुन लिया।
शाहीन अपने फैसले पर अमल के लिए मौके के इंतजार में थी और फिर ये मौका आ गया। इसने हसरत भरी नजरों से घर के दरो दीवार को देखा। आंखों में आंसू थे और लबों पर किस्मत से शिकवा। इसके हाथ में एक बोतल थी जो डीजल से पूरी तरह भरी हुई थी। शाहीन ने सारा डीजल अपने ऊपर छिड़का और फिर माचिस की तीली जला दी। शाहीन जिंदगी के खात्मे को ही दुखों से छुटकारे का रास्ता समझी थी। मायूसी के इन अंधेरों में सिर्फ एक ही उम्मीद का चिराग था और वो ये कि वो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दे, और उसने ऐसा ही किया। शाहीन का जिस्म पूरी तरह झुलस चुका था। इसे तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां चंद घंटे जिंदगी और मौत की कशमकश जारी रही और फिर जिंदगी ने हथियार डाल दिए। शाहीन दुनिया छोड़ गई। दुखों से लड़ते लड़ते थक कर हथियार डाल दिए। शाहीन को चली गई, मगर मुआशरे के लिए सवाल जरूर छोड़ गई। आखिर कब तक औरत को पैर की जूती समझा जाएगा? कब इसे अपनी मर्जी से जिंदा रहने का हक दिया जाएगा? अगली जन्म कहानी में क्या किरदार हैं और क्या हैं उनके कारनामे, ये देख सकेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये है जन्म कहानी। आग नफरत की हो या बदले की, सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। जो भी इसकी लपेट में आता है उसका जीना दुश्वार हो जाता है। हारूनाबाद में भी इसी आग ने एक ऐसी तबाही मचा दी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ये आंसू एक मजलूम की फरियाद हैं। ये मातम एक गम की दास्तान सुना रहे हैं। इस दिल से निकलती आह अर्श को हिला रही है, हर दर्दमंद दिल को तड़पा रही है। ये सदा है एक बाप की, उस गमज़दा शख्स की जिसके 9 उम्र लड़के की लाश उसके सामने रखी है। लाश का जो हाल है वो ना तो देखा जा सकता है, ना ही लफ्जों में बयान किया जा सकता है। मंजर देखकर कलेजा मुंह को आता है, जिस्म में झुरझुरी आ जाती है, बल्कि रूह तक कांप जाती है। लड़के की मौत की वजह बेरहम आग बनी है, जिसने इसे पूरी तरह जला डाला है। खाल उधड़ चुकी है और गोश्त कोयले में बदल चुका है। कौन है ये मरने वाला और क्या है इसकी मौत के पीछे छिपा राज? ऐसा क्या हुआ जिसने एक 9 उम्र लड़के को जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही मौत की वादी में पहुंचा दिया? ये कहानी है अड्डा शहीद चौक के वारिस की। 14 साला वारिस निजी हम्माम में मुलाजमत करता और फारिग वक्त में दोस्तों के साथ खेतों में गुल गपाड़ा किया करता था। ये 4 दोस्तों का टोला था, आमिर, इमरान और आसिम। वारिस के दोस्त आदात और अतवार में इससे मुख्तलिफ थे। छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना इनका रोज का काम था। वारिस ने कई बार इन्हें समझाया, गलत आदत से बाज रखना चाहा, मगर ये लोग उल्टा इसका मजाक उड़ाने लगे। इनका मानना था सच्चाई और शराफत जैसी बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में इनका कुछ मतलब नहीं। अगर जीना है तो अपना सर उठाकर और दूसरे का सर झुकाकर जीना सीखो। कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाकर कुछ हासिल वसूल नहीं किया जा सकता। वारिस के दोस्तों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अच्छाई का असर लेना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था और अच्छाई के बारे में उन्हें जितना आगाह किया जाता वो उतना ही उससे दूर हो जाते। वारिस अपने दोस्तों से नाउम्मीद न था। उसे यकीन था कि एक रोज इसकी कोशिशें रंग लाएंगी, मगर ऐसा होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। एक रोज बैठे बिठाए दोस्तों में बहस चल निकली और देखते ही देखते बात बढ़ गई और नौबत झगड़े तक आ पहुंची। तीनों ने पहले तो वारिस को बुरा भला कहा और फिर इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली। तीनों इसे मारने पीटने के बाद छोड़कर फरार हो गए थे। वारिस को ठीक ठाक चोटें आई थी। वो मुश्किल से उठा और गिरता पड़ता घर की जानिब चल पड़ा। दोस्तों ने दोस्ती का तोहफा दे दिया था, मगर वारिस ने फिर भी दोस्ती निभाई। अपने झगड़े की किसी को कानो कान खबर न होने दी। वारिस ने अपने दोस्तों के खिलाफ ना सिर्फ अपनी जबान ना खोली, बल्कि सारा वाकया भुलाकर मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। मगर इसके दोस्तों का गुस्सा फिर भी ठंडा न हुआ। उनके दिलों में गुस्से और नफरत की एक आग भड़क रही थी जो अचानक दहक उठी। वारिस के दोस्त मौके की तलाश में थे और एक दिन इन्हें मौका मिल ही गया। एक शाम वारिस अपने काम से घर की जानिब लौट रहा था कि तीनों ने इसका रास्ता रोक लिया।
वारिस ने निकलना चाहा, मगर ये लोग रास्ते से ना हटे और फिर मौका पाकर उन्होंने वारिस को दबोच लिया। 2 लड़कों ने इसे काबू किया और तीसरे ने पेट्रोल की बोतल वारिस पर उंडेल दी। वारिस रोता गिड़गिड़ाता रहा, मगर ये लोग बाज न आए। इसे छोड़ने के बजाय उल्टा कहे लगाते रहे। इसी दौरान आसिम ने जेब से माचिस निकाली और तीली जलाकर वारिस पर फेंक दी। वारिस बुरी तरह झुलस चुका था। उसे पहले एक फिर दूसरे अस्पताल ले जाया गया। वारिस मौत से कई दिनों तक लड़ता रहा, मगर आखिर में उसे हथियार डालने पड़ गए। वारिस ने मरने से पहले भी दोस्ती निभाई। इन लोगों को बचाना चाहा जिन्होंने इसका ये हाल कर दिया था। वारिस ने पुलिस को बताया कि काम से वापसी पर वो नहर किनारे रफ़ा हाजत के लिए रुका था। इस दौरान न जाने कैसे इसके कपड़ों में आग लग गई। लड़के ने तो वाकये को हादसा बताया, मगर इसके बाप मोहम्मद यूनुस ने बेटे की सुनाई गई कहानी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और तीनों लड़कों के खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी। यूनुस ने बच्चों की लड़ाई से लेकर बेटे की मौत तक सारी कहानी पुलिस को सुना दी। हफ्ता पहले लड़ाई बच्चे दी, उन्होंने बच्चे दे नाल जब लड़ाई घरदे ने लामा दिता जाके, उस लामे का गिला करके बच्चे ने ते मेरे बच्चे के उत्ते पेट्रोल पा के अग लाई गई कुछ 10 दिन ठहर के। बात एक इंसानी जान की थी। पुलिस का हरकत में आना तो बनता ही था। कानून वालों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए 3 लड़कों को हिरासत में ले ही लिया। पुलिस ने आसिम, आमिर और इमरान को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। लड़कों ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। मरने वाले ने आग को हादसा बताया और लड़के के बाप ने कत्ल। इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचती, कहानी ने नया मोड़ ले लिया। एक और दावा सामने आ गया। ये दावा किया था यूसी चेयरमैन अफजल घुम्मन ने, जिसने मौत को कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी करार दिया। इसका कहना था कि वारिस को मोटरसाइकिल चाहिए थी, मगर घर वालों ने इसकी ख्वाहिश पूरी न की, जिस पर गुस्से में आकर वारिस ने इंतहाई कदम उठा लिया। हादसा है, खुदकुशी है या फिर कत्ल, एक कहानी है। 3 इसके रुख हैं। मामला पुरस्कार है, मगर एक बात जो सच है, एक ऐसा कड़वा सच जिसे झुठलाना मुमकिन नहीं, और वो है वारिस की मौत का सच। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि गुनहगार अंजाम से बच जाए और किसी बेगुनाह को सजा भुगतनी पड़ जाए। अगर आपके करीब में भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए। अगले हफ्ते कुछ नई कहानी और नए किरदारों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने एतराफ का बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।